नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आपके समक्ष महाकवि भूषण के पदों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछले कुछ दिनों से हम महाकवि भूषण के पदों को पढ़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इन पदों की व्याख्याओं को सुनकर लाभान्वित हो रहे होंगे। हिंदी साहित्य में शामिल यानी हम बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातक द्वितीय वर्ष में शामिल कवि भूषण के पदों की। तो भूषण के पद भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और साथ ही हमारी कक्षा स्नातक भाग द्वितीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातक द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकाल, और उसमें हमारे लिए महाकवि भूषण शामिल हैं। उनके पदों को हम पढ़ रहे हैं और ये पद परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज हम उनके और एक महत्वपूर्ण पद का पहले वाचन करते हैं और उसके पश्चात इस पद की व्याख्या को हम समझेंगे। तो आइए पहले वाचन करें। सौंधे को आधार किस्म से जिनको आहार चार अंक लंक मुख चंद के समानी है। सौंधे को आधार किस्म से जिनको आहार चार अंक लंक मुख चंद के समानी है। ऐसी अरि नारी शिव राजवीर तेरे त्रास पायन में छाले पर काया कुंभ लानी है। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति ने कान सुने कंज की कलिसु बिनु पानी मुरझानी है। तोरी के छरासु अच्छे राशियों ने चोरी कहे तुमने कहते कंत मुक्ता में पानी है। सौंधे सो आधार किस्म से जिनको आहार चार अंक लंक मुख चंद के समानी है। सौंधे को आधार किस्म से जिनको आहार चार अंक लंक मुख चंद के समानी है। प्रस्तुत पद में महाकवि भूषण शत्रु की स्त्रियों की व्यथा का बखान करते हुए कहते हैं कि हे वीर शिरोमणि शिवाजी, तुम्हारे भय के कारण से शत्रु की नारियों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। वे इसी में चित्रण करते हुए कहते हैं, सौंधे को आधार किस मिस जिनको आहार चार अंक लंक मुख चंद के समानी है। जिनका सौंधे को आधार, सौंधे सुगंधित किसमिस जिनको जिनका आहार भोजन या खाद्य जो हमेशा स्वादिष्ट और सुगंध युक्त पदार्थों का सेवन करने की आदि थी, जो किसमिस आदि का भोजन करती थी। सौंधे को आधार किसमिस जिनको आहार, किसमिस जैसे जो पदार्थ थे मेवे आदि, वो उनका आहार था, और जो हमेशा सुगंध युक्त पदार्थों का सेवन करने की आदि थी। चार अंक लंक मुख चंद के समानी हैं, और चार अंक लंक का अर्थ है चार के अंक के समान क्षीण या पतली कमर। मुख चंद्रमा के समानी हैं, जिनका मुख चंद्रमा के समान, जिनकी कमर चार के अंक के समान, यानी चार जिस प्रकार से हिंदी में चार लिखा जाता है तो उसका जो बीच का भाग होता है चार लिखते समय वह बहुत ही क्षीण होता है, तो उसी प्रकार से
उनकी कमर थी बहुत क्षीण कमर, यानी पतली कमर सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है। और चंद्रमुख को भी चंद्रमा की उपमा दी जाती है। तो यहाँ पर महाकवि भूषण भी उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिनकी कमर बहुत पतली थी और जिनका मुख चंद्रमा के समान सुंदर था, ऐसी नर नारी शिवराज वीर तेरे त्रास, पायन में छाले परे काय कुंभलानी है। हे शिवराज वीर, ऐसी जो शत्रु की जो नारियां थी जो बहुत सुंदर थी और जिनका मुख चंद्रमा के समान था, जिनकी बहुत पतली कमर थी, जो सुगंधित पदार्थों पर ही आधारित थी और जो किशमिश आदि मेवों से का भोजन करती थी, ऐसी नर नारी शिवराज वीर तेरे त्रास है। शिवराज, आपके भय के कारण से ऐसी अरे नारी, ऐसी शत्रु की जो नारियां हैं, पायन में छाले परे काय कुंभलानी हैं, उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं और उनकी काया, उनका जो शरीर है वो कुंभला गया है, बहुत क्षीण हो गया है, मुरझा गया है। यानी तुम्हारे भय के कारण से वे न ठीक से भोजन कर पा रही हैं। जो उनके सुख के जो सारे साजो सामान थे, सारे साजो सामान छूट गए हैं। वे दिन रात आपके भय के कारण से भटकती रहती हैं और चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ गए हैं, उनके सुंदर शरीर भी मुरझा गए हैं। ग्रीष्म की तपती की विपत्ति ने कान सुनी, कंज की कली सी बिनु पानी मुरझाती हैं। और जिन्होंने कभी ग्रीष्म काल की तपती दोपहर की चिंता नहीं की थी, अर्थात जिन्होंने कभी ये सुना नहीं था कि तपती दोपहर में किस प्रकार की गर्मी पड़ती है, गर्मी के ताप को जिन्होंने महसूस नहीं किया था, जो हमेशा राजमहलों में रहा करती थी, जो कभी बाहर महल के बाहर जो निकली ही नहीं, जिन्होंने कभी दोपहर की तपती हुई गर्मी को महसूस ही नहीं किया, अब वे न कान सुने विपत्ति कथा परेशानी मजबूरी, जिन्होंने विपत्ति ने कान सुने, जिन्होंने कानों से सुने ही नहीं, देखने की बात तो लगी है, जिन्होंने कानों से भी नहीं सुना कि ग्रीष्म में गर्मी की ऋतु में तपती हुई जो धरा है वो किस प्रकार की होती है, वो कितना पीड़ा पहुंचाती है, यानी गर्मी मनुष्य को कितनी पीड़ा पहुंचाती है। इस पीड़ा को कभी उन्होंने कान से भी नहीं सुना, देखने की बात तो लगी है। कंज की कली बिनु पानी मुरझाती है, आज वे कमल की कली की तरह से ही बिना पानी के मुरझाई हुई हैं। अर्थात जिस प्रकार से कमल की कली बिना पानी के मुरझा जाती है, उसी प्रकार से जो शत्रु की नारियां हैं वे भी मुरझा गई हैं। और फिर कहते हैं, तोरी के छरासुं अक्षरा सियों निचोरी कहें, तुमने कहे तिकंत मुक्ता में पानी है। तोरी के छरासुं अक्षरा सियों निचोरी कहें, तुमने कहे तिकंत मुक्ता में पानी है। यहाँ पर वे अपनी बढ़िया तोरी के तोड़कर छरा चादर सौ उनसे अक्षरा से अप्सराएं से जो निचोरी कहे निचोड़ कर कहती हैं, यानी वे अपनी जो चादर हैं या उनके जो वस्त्र हैं उनसे मोतियों को तोड़कर निचोड़ती हैं और कहती हैं। निचोड़ती क्यों हैं? पानी की लालसा में। और फिर कहती हैं, तुमने कहे तेकंत मुक्ता में पानी है, यानी तुम तो कहती थी कि मुक्ता में कहाँ पानी है। मुक्ता मोती आदि में पानी बताया जाता है। पानी का तात्पर्य आभा, कांति और चमक भी होता है। वह दोहा तो आपने सुना ही होगा, पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर वे कहती हैं कि तुमने
कहा जाता है कि मोती में पानी है, यानी अच्छे मोतियों की आब अथवा पानी प्रसिद्ध है। वास्तव में यह पानी व आब मोती के सौंदर्य और चमक को कहते हैं। यहाँ पर तात्पर्य यह है कि वे स्त्रियाँ इतनी प्यासी थी कि भ्रम में पड़कर वे मोतियों में वास्तविक जल ढूंढने लगती हैं कि उन्हें सुना था कि मोती में पानी होता है। इसलिए वे उन मोतियों में जल ढूंढने लगती हैं और जल न पाकर कहने लगी कि मोतियों में तो आग या पानी का होना प्रसिद्ध है, पर वह इन मोतियों में कहाँ है। तो प्रस्तुत पद में कवि ने शिवाजी के शौर्य का बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। प्रस्तुत पद में महाकवि भूषण ने शत्रु की नारियों का या शत्रु के वैभवपूर्ण जीवन का एक तरफ चित्रण किया है, तो दूसरी तरफ उनकी विपन्न दशा का चित्रण उन्होंने किया है। इस पद में महाकवि भूषण ने शत्रु पक्ष की नारियों के उस जीवन का चित्रण किया है जब वो ऐशो आराम में रहा करती थी, और उसके पश्चात उस जीवन का भी वे चित्रण करते हैं जिसमें उनकी वे सारी सुख सुविधाएं छिन गई हैं और शिवाजी के भय के कारण से वे इधर उधर भटकती फिरती हैं। इन दोनों स्थितियों का चित्रण प्रस्तुत पद में किया गया है। और इस पद में प्रतिकूल या विपरीत स्थिति का चित्रण भी बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। अगर हम अलंकार की बात करें तो प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार तो है ही, इसी के साथ श्लेष, उपमा, विनोक्ति और पर्यायोक्ति अलंकारों का भी बहुत अच्छे से प्रयोग देखने को मिलता है। कवित्व छंद की यति, गति और गेयता बहुत उचित है। तो आपने इस पद को सुना, इसे तो धन्यवाद। मिलते हैं एक नए पद के साथ में। थैंक यू।